before you start, हो जाइए, आ जाइए प्लीज, आ जाइए। Before you start your journey in any field of life, learn properly before you start your journey in any field. Follow the rule of carpenter. Rule of carpenter and tailor. Follow the rule of carpenter and tailor. Measure twice before you cut. Measure twice before you cut. हिंदी, जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में, जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में शुरुआत करने से पहले, जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में शुरुआत करने से पहले योजना अच्छी तरह बना लें। योजना अच्छी तरह अवश्य ही बना लें। जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में शुरुआत करने से पहले योजना अच्छी तरह अवश्य ही बना लें। टेलर के नियम को याद रखें। कारपेंटर और टेलर के नियम को याद रखें। Measure twice before you cut, यानी नियम ये कहता है कि काटने से पहले 2 बार मापन करो। इन दोनों का ये नियम है कि काटने से पहले 2 बार। तो जिंदगी में कोई भी शुरुआत करने से पहले योजना आप बना, होगा क्या नहीं होगा, क्या परेशानी उनकी जाएंगी। तो कारपेंटर और नियम का पालन करें। काटने से पहले 2 बार मापन करें। चलिए आज एनएसपीओ खत्म कर दे, 2-3 दिन हो गया। तो कल हमने डिस्कस किया था एनएसपीओ की कुछ डिफिनीशंस। कोई डाउट हो उसमें, कुछ न समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हमने नास के कोड कैसे होते हैं, देन क्वालिफिकेशन पैक्स क्या होता है, हर टास्क के लिए जो भी जॉब में डिफरेंट टास्क होते हैं उसको कैसे करना है, किसी कार्य को करने के लिए क्या प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए, उसका स्टैंडर्ड नास डिफाइन करता है। और मटेरियल यानी रिटर्न मटेरियल क्या होना चाहिए, किस तरह से, किस लेवल का होना चाहिए, इसका एलयूबी उत्तराखंड। वो जो कंटेंट यानी क्या पढ़ना होगा आपको, क्या करना होगा आपको उस स्टैंडर्ड को प्राप्त करने के लिए, तो वो क्वालिफिकेशन पैक बताता है। तो वो हमने किया था कि क्वालिफिकेशन पैक और नॉस क्या होता है। इसी कड़ी में अब आगे है क्रेडिट। हमने डिस्कस भी किया था कि क्रेडिट क्या होता है। तो जस्ट क्रेडिट अकुमुलेशन एंड ट्रांसफर। तो क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट यानी श्रेय देना, किसी भी पूर्व शिक्षा को श्रेय देना, उसे क्रेडिट कहते हैं। तो क्रेडिट क्या होता है? इट इज ए रिकॉग्निशन, इट इज ए रिकॉग्निशन learner has
The learner has successfully completed the prior course of learning qualification specific level. ये एक तरह से इसकी परिभाषा है. It is a recognition that the learner has successfully completed the prior course of learning corresponding to a specific NSQF level. At specific NSQF level. हिंदी में आप इसको लिख लें. यह एक पहचान है. यह एक पहचान है जो पहचान है जो दर्शाता है कि विद्यार्थी ने किसी योग्यता के सापेक्ष एक निश्चित स्तर का एनएस पहले से ही सफलतापूर्वक प्राप्त. तो पहले से जो क्वालिफिकेशन आपने प्राप्त किया है उस क्वालिफिकेशन का एक रिकॉग्निशन होता है कि ये क्वालिफिकेशन आपने पहले ही प्राप्त कर लिया है. अब कोई भी क्वालिफिकेशन एनएसक्यूएफ में एक नोशनल आवर अक्सर आपको मिलेगा. नोशनल आवर यानी नेशनल नहीं, ये नोशनल है. सांकेतिक समय यानी ये डेफिनिट ड्यूरेशन ऑफ टाइम टू कंप्लीट ए स्पेसिफिक कोर्स. इसे कहते हैं नोशनल आवर. यानी किसी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए कितना समय चाहिए. डेफिनिट ड्यूरेशन के कोर्स करेंगे या तो किसी इंस्टीट्यूट में करेंगे तो उसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल लर्निंग. या किसी वर्क प्लेस पर करेंगे तो इसे हम कहते हैं वर्क प्लेस लर्निंग. किसी भी लर्निंग के लिए एक निश्चित समय आवश्यक है. जैसे एक कोर्स आपका 1 साल का है तो कोई 6 महीना, 3 महीना, 2 साल या आवरली बेस भी हो सकता है. इतने घंटे का ये कोर्स है. तो जितना समय किसी कोर्स को करने के लिए चाहिए उसे हम नोशनल आवर या सांकेतिक समय कहते हैं. किसी कोर्स को या तो आप इंस्टीट्यूशनल लर्निंग के द्वारा सीख सकते हैं या किसी कार्यस्थल पर वर्क प्लेस लर्निंग जिसे कहते हैं. तो इस दो परिस्थितियों, दो तरह से आप सीखते हैं. जैसे यहां पर आप इंस्टीट्यूशनल लर्निंग कर रहे हैं, वर्कशॉप या किसी इंडस्ट्री में अगर आप सीखेंगे तो उसे हम कहेंगे, उस जगह के या उसको हम कहेंगे कि वो एक तरह से वर्क प्लेस लर्निंग है. कितने घंटे की जरूरत होती है किसी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए
उन घंटों को या उस समय को नोशनल आवर कहते हैं। तो ये टर्म्स आएंगे कभी कभी, तो इसलिए आप नोशनल। अब हम आते हैं उस पर वापस क्रेडिट पे, कि किसी भी क्रेडिट का मतलब क्या है कि इट इज ए रिकॉग्निशन दैट लर्नर हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड प्रायर कोर्स ऑफ लर्निंग, यानी किसी लर्निंग को लर्नर ने पहले से ही सक्सेसफुली नोशनल आवर तो जरूर स्पेंड किया होगा, चाहे वो नोशनल आवर वर्किंग, चाहे वो नोशनल आवर इंस्टीट्यूशनल लर्निंग में हो, चाहे वो वर्कप्लेस लर्निंग में हो। तो जितना नोशनल आवर यानी जितना समय उसने वर्क प्लेस पर सीखने में या किसी संस्थान में सीखने पर जितना घंटे उसने बिताया है, जितने घंटे बिताया है, योग्यता प्राप्त किया है, उस घंटे के आधार पर ही उसे कुछ पॉइंट्स या कुछ प्रेफरेंस दिया जाता है और उसे हम कहते हैं क्रेडिट पॉइंट। तो इसमें बेस्ड ऑन द नोशनल आवर, लर्नर्स क्रेडिट पॉइंट। कितना क्रेडिट पॉइंट दिया जाएगा वो कंप्लीट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने घंटे आपको वो कंसीडर करते हैं या कितना समय आपने मिलाया है, दिया है। तो बेस्ड ऑन द नोशनल आवर यानी सांकेतिक घंटे जो उस दक्षता को प्राप्त करने के लिए बिताया गया है, सांकेतिक घंटे या सांकेतिक समय आप लिख लें, समय भी हो सकता है यानी दिन के अनुसार समय होगा, या आजकल घंटे में भी चलता है जितना टीपी के कोर्सेज हैं। तो सांकेतिक समय जो किसी योग्यता को प्राप्त करने के लिए बिताया गया है, सांकेतिक समय जो किसी योग्यता को प्राप्त करने के लिए बिताया गया है, उस आधार पर श्रेयता का अंक, क्रेडिट पॉइंट, उस आधार पर श्रेयता का अंक निर्धारित किया जाता है। उस आधार पर श्रेयता का अंक यानी क्रेडिट पॉइंट निर्धारित किया जाता है। उस आधार पर श्रेयता का अंक या क्रेडिट पॉइंट निर्धारित किया जाता है। इस क्रेडिट पॉइंट के आधार पर ही जहां आप जाएंगे, यानी वो इंस्टीट्यूट या एम्प्लॉयर या लर्नर खुद उसको पता होता है कि लर्नर खुद डिसाइड कर सकता है कि मैंने क्या क्वालिफिकेशन प्राप्त किया है और इसके आधार पर कौन सा हायर क्वालिफिकेशन मैं कर सकता हूं। क्रेडिट पॉइंट ही डिटरमाइन करता है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन यू हैव अटेन्ड विद द हायर क्वालिफिकेशन। तो इसको लिखना होगा, ये तो वैसे ही आप बस सुन ले। तो ये क्रेडिट पॉइंट डिसाइड करता है कि आपने, क्रेडिट पॉइंट डिसाइड करता है कि विद्यार्थी ने कौन सी योग्यता प्राप्त कर लिया है, यह योग्यता उच्च योग्यता से किस प्रकार संबंधित है या किस प्रकार उससे जुड़ सकती है या उस कोर्स को वो कर सकता है। तो मेन चीज ये होता है, यानी दूसरे शब्दों में हम कहें कि क्रेडिट क्वांटिफाई द लर्निंग, क्रेडिट आपके लर्निंग आउटकम को कितना अंक आपको मिला है। क्वांटिफाई मतलब एक संख्यात्मक है, नहीं क्वांटिटी। तो क्वांटिफाई, क्रेडिट क्वांटिफाई द लर्निंग आउटकम। learning outcome based
based on valid number of notional learning hours. They did quantify the learning outcome यानी श्रेय या जो योग्यता का श्रेय सीखने के परिणाम को योग्यता का श्रेय सीखने के परिणाम को सांकेतिक सीखने के घंटों के आधार पर सीखने का श्रेय सीखने के परिणाम को प्रमाणित सांकेतिक घंटों के आधार पर संख्यात्मक रूप से यानी कितना नंबर, क्योंकि ये तो अंक है, 2 4 कितने अंक आपको दिया जाएगा, तो ये क्वांटिटी हो गया ना। तो ये क्रेडिट पॉइंट्स आपकी क्वांटिटी होती है। जहां आप जाएंगे तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करता है कि कितना घंटा आपने पढ़ा है, कितना टाइम आपने लिया है, असेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, सक्सेसफुली आपने पास किया है। तो इन सबको डिसाइड करते हुए वो पॉइंट्स देते हैं। तो एक तरह से घंटे के ऊपर नोशनल लर्निंग आवर जो है, वैलिड नोशनल लर्निंग आवर जो है, उसके आधार पर ये क्रेडिट पॉइंट के नंबर्स को डिफाइन करता है। यहां पर यह जानना बहुत जरूरी है कि मिनिमम नोशनल आवर डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी corresponding to a specific NSQF level must be completed by the learner to obtain the credit point. किसी भी क्रेडिट पॉइंट को प्राप्त करने के लिए लर्नर आवश्यक है कि मिनिमम यानी कम से कम उतना घंटा वो जरूर पढ़ाई की या किया हो जितना कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करता है, जितने भी कोई निर्धारित करता है कि आपको अगर क्रेडिट पॉइंट इतना मिलेगा तो इतने घंटे आप किसी वर्कशॉप में या किसी इस संस्थान में आपने पढ़ाई किया है और वहां पर आपका असेसमेंट भी हुआ है। वर्कशॉप पे तो खैर वो नहीं होता है, तो अगर वर्कशॉप में नहीं हुआ तो फिर किसी टीपी के द्वारा, ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स के द्वारा या दूसरे असेसिंग एजेंसी के द्वारा होना चाहिए। हुआ तो क्रेडिट पॉइंट नहीं मिलेगा, अगर वो नहीं हुआ है तो नहीं मिलेगा। तो ये मेन है क्रेडिट पॉइंट। और आप जब पढ़ेंगे तो अब जितना क्रेडिट है ये तो आपको जो क्रेडिट पॉइंट मिल गया ये आपके क्वालिफिकेशन के साथ जुड़ जाता है। यानी ये आपके बैंक में जैसे आप तो आपके अकाउंट में जमा रहता है, तो उसी तरह से ये आपके क्वालिफिकेशन के साथ जुड़ जाता है। इसे कहते हैं श्रेय का संचयन, श्रेय को संचित करना या क्रेडिट एक्युमुलेशन। और जब आप किसी दूसरी जगह कोई हायर क्वालिफिकेशन के लिए जाते हैं तो कितना पार्ट इसमें से वहां पे ट्रांसफर होगा, कितना पार्ट वहां पे कंसीडर होगा, वो कहा जाता है क्रेडिट एक्युमुलेशन। जो आप पहले से किए हैं उसके बेसिस पर होगा और जो आप आगे करने जा रहे हैं, दोनों को लिंक करता है। इसीलिए इसे कहते हैं क्रेडिट एक्युमुलेशन एंड ट्रांसफर सिस्टम। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोबिलिटी। यानी ऊर्ध्व और क्षैतिज गतिशीलता, उसी लेवल पे दूसरे कोर्स में जाना। और वर्टिकल का मतलब एक कोर्स से दूसरे कोर्स में अगर आप जा रहे हैं, मतलब हायर लेवल पे आप जा रहे हैं। तो क्षैतिज और ऊर्ध्व गतिशीलता, तो क्षैतिज और ऊर्ध्व गतिशीलता के लिए
कुछ पॉइंट्स कंसीडर किया जाता है, जैसे एक लेवल दूसरे लेवल से, यानी इसमें वन लेवल ऑफ एनएसक्यूएफ linked with one above or lower level by series of tensing. If any steps missing, then NSDA will identify and mark it. By series of steps of competency. If any steps are missing, then NSDA will identify and map it. हाँ, सभी में है ये एनएसक्यूएफ। अभी एजुकेशन टेक्निकल सब में, अगर एजुकेशन में लागू नहीं होगा तो फिर होगी। हमने उसमें आपको नीट में लिखाया है ना। हाँ, ये ज्यादा इसका उपयोग हो रहा है, बट वो जो नहीं, अभी आपको सीबीएसई और जो इतने आईसीएसई के और एनआईएस के जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, हाँ नहीं, स्टेट में भी पहुंच रहा है। अभी स्टेट को भी बताया गया, पर ठीक है कुछ स्टेट नहीं कर रहे होंगे, बट स्टेट को भी अभी अलाइन कर, सभी के जितने भी कोर्सेज हैं उनको एनएसक्यूएफ के किसी न किसी लेवल से अलाइन करना और उनको डिफाइन। अभी हम आएंगे जेंटल मोबिलिटी में कि जितने भी रेगुलेटिंग बॉडीज हैं उनको कहा गया है कि आप अपने कोर्सेज को अलाइन करिए। तो बॉडी का ये जिम्मेदारी, अब रेगुलेटिंग बॉडी किसी न किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही काम करते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको करें। तो चले, एनएसक्यूएफ का कोई भी स्तर, एनएसक्यूएफ का कोई भी स्तर उससे उच्च या निम्न स्तर से, एनएसक्यूएफ का कोई भी स्तर उससे उच्च या निम्न स्तर से दक्षता के अनेक श्रेणीबद्ध क्या कहेंगे, स्टेप्स को क्या कहेंगे, ये बहुत अच्छा, हाँ, श्रेणीबद्ध चरण से होता है, श्रेणीबद्ध चरण से संबंधित होता है, श्रेणीबद्ध चरण से संबंधित होता है। यदि किसी, पुलिस स्टॉप के बाद लिख ले, यदि किसी स्तर पर कोई चरण या बिल्कुल शून्य होता है, यदि किसी स्तर पर कोई चरण नहीं होता है या बिल्कुल शून्य होता है, तो एनएसडीए उसे पहचान कर, एनएसडीए उसे पहचान कर उसको पूरा करता है। तो एनएसडीए उसे पहचान कर उसको पूरा,
एप्लीकेशन बनाते समय अगर कोई स्टेप छूट जाता है, बाद में पता चलता है, मैप करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है। ये तो क्योंकि एक सीरीज ऑफ स्टेप है, मैंने बताया कि डिस्क्रिप्टर्स 5 होते हैं, लेवल 10 भी 5 स्टेप्स हैं। तो किसी स्टेप में अगर कोई क्रम छूट गया तो उसको वो फिर पूरा करता है। दूसरा है, अगर किसी क्वालिफिकेशन में कोई स्किल गैप, ये दूसरा पॉइंट, स्किल गैप ऑब्जर्व इन एनी क्वालिफिकेशन, किसी क्वालिफिकेशन में अगर कोई कमी होती है, एनी क्वालिफिकेशन, देन सी है, देन कंसर्न रेगुलेटरी बॉडी will be concerned regulatory body will be asked to fulfill it by providing modular nature of content. With consultation of NSDA. Skill gap observed. If skill gap observed in any qualification, will be asked to fulfill it of content with consultation of NSDA. यदि किसी दक्षता योग्यता में, यदि किसी योग्यता के दक्षता में, यदि किसी योग्यता के दक्षता में है, यदि किसी योग्यता के दक्षता में कोई कमी पाई जाती है तो उस क्षेत्र के नियंत्रक निकाय, रेगुलेटरी बॉडी, तो उस क्षेत्र के नियंत्रक निकाय को एनएसडीए से परामर्श करके उस कमी को दूर करने के लिए, एनएसडीए से परामर्श करके उस कमी को दूर करने के लिए संक्षिप्त समय का, मॉड्यूलर संक्षिप्त समय का बनाना होता है, संक्षिप्त समय का पाठ्यक्रम बनाना। तो अगर कोई कमी बाद में लगता है, का जो भी रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे सीबीएसई है, यूनिवर्सिटी गाइड कमीशन है, या फिर एआईसीटी है, या अपना यहाँ जो चलता है एनसीबी, तो जितने भी है रेगुलेटरी, इनको कहते हैं रेगुलेटरी बॉडीज। इसको आप पूरा करिए और फिर एक मॉड्यूलर पैटर्न वो कोर्स बनाते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, बहुत पहले, खैर 2007-8 में वर्ल्ड बैंक की स्कीम से एक कोर्स, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, सीओई के कोर्सेज चले थे। अब सीओई का कोर्स था, उसमें बीबीटी था, ब्रॉड बेस्ड बेसिक मॉड्यूल, 6 महीने का, उसको आपने कर लिया, लिए जा सकते हो। नहीं आती है तो उसके बाद आप आइए, तो 2 एडवांस मॉड्यूल होते थे,
अलग अलग सेक्टर था। और 1 साल का कोर्स किया, 1 साल का एडवांस मॉड्यूल आपने कर लिया तो भी एक सर्टिफिकेट मिल जाती थी। और उसके बाद 6 महीने वो इंडस्ट्री में था, टोटल तो 2 साल का कोर्स था वो, बट वो 6 महीने इंडस्ट्री में था। अब जो इंडस्ट्री में था उसको एज ए पार्ट ऑफ द कंटेंट, यानी उस भाग उसे निर्धारित नहीं किया गया, यानी टोटल कोर्स 1.5 साल का हो गया। अब टेक्निकल सेक्टर है या इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, जो सीटीएस के कोर्सेज हैं वो 2 साल के हैं। अब इस कोर्स का 1.5 साल हो गया कंटेंट, अब इसको एनसीओ कोड ही नहीं मिला, क्योंकि 2 साल का कोर्स होगा तभी तो एनसीओ कोड मिलेगा, तो उसको एनसीओ कोड नहीं मिला। अब एनसीओ कोड नहीं मिला तो जहां जहां जो जैसे रेलवे हुआ या दूसरे डिपार्टमेंट, एनटीपीसी हो गए या दूसरे डिपार्टमेंट्स हो गए, वो जो आईटीआई के बच्चों को भर्ती कर, वो एनसीओ कोड देखते हैं कि भाई इस स्टेट का एनसीओ कोड क्या है। इवन तो सीए वाले सीआईटीएस के लिए भी एलिजिबल नहीं हुए, क्योंकि उनको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में कंसीडर नहीं किया जाता। मोर देन 8-10 हजार बच्चे, 6 या 7 सेक्टर थे उसमें किया था, तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्या किया जाए, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो चलो सीआईटीएस के लिए तो हमारे ही डिपार्टमेंट की बात थी, तो उसको रेगुलराइज, इनको एक अलग से जब ये सीआईटीएस करने आएंगे तो इनको एक ब्रिज कोर्स करा दिया जाएगा और फिर इनको सीआईटीएस के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। और दूसरों के लिए इंडस्ट्री में या दूसरों जगहों के लिए ये कहा गया कि एक अलग 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स इनको कराया जाए। तो कानपुर, जैसे कानपुर एनएसटीआई में, चेन्नई एनएसटीआई या दूसरे एनएसटीआई में, इन बच्चों के लिए 2 साल का एक ड्यूरेशन दिया गया कि 2 साल में आप अपने अपने सेक्टर्स का ब्रिज कोर्स कर लें। ब्रिज कोर्स कर लेंगे तो ये टोटल क्वालिफिकेशन आपकी 2 साल की हो जाएगी और आपको एनसीओ कोड मिल जाएगा। तो बहुत बच्चे आए, बहुत नहीं आए, तो ये समस्या होती है। यानी ये स्किल गैप अगर आता है तो फिर वो मॉड्यूलर पैटर्न के कोर्स या जिसे हम ब्रिज कोर्स कहते हैं, तो ब्रिज कोर्स करना पड़ता है, वो ब्रिज कोर्स जरूरी होता है उसके लिए। तीसरा है लेटरल, लेवल ऑफ लेटरल मोबिलिटी। दोनों आ जाएगी। लेवल ऑफ लेटरल मोबिलिटी is for every qualification decided by NSQC during compliance process. It also clarify the proper horizontal and vertical progression path. Horizontal and vertical path. तो आजकल एनएसक्यू जब कंप्लायंस करता है उसी समय वो बता देता है कि इस क्वालिफिकेशन का क्या हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी होगी, प्रोग्रेशन पाथ क्लियरली डिफाइंड होता है। For every qualification are decided by NSQC during compliance process. It also clarify the proper horizontal and vertical progression path. तो इसमें आप लिख ले कि पार्ट्स का मतलब दोनों हो जाए, पार्ट्स लेटरल का मतलब पार्ट्स हुआ, तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को ये कंबाइन करता है। तो पार्श्व गतिशीलता किसी योग्यता के लिए
एनएसक्यूसी के द्वारा एनएसक्यूसी क्वालिफिकेशन समिति, एनएसक्यूसी जो मैंने बताया था, एनएसक्यूसी के द्वारा उस योग्यता के एनएसक्यूसी के द्वारा उस योग्यता के स्तर निर्धारण के समय, उस योग्यता के स्तर निर्धारण यानी कंप्लायंस जो स्तर निर्धारण के समय ही सुनिश्चित कर दिया जाता है, स्तर सुनिश्चित कर दिया जाता है। इसमें यह स्पष्ट रूप से क्षैतिज व ऊर्ध्व, इसमें स्पष्ट रूप से क्षैतिज व ऊर्ध्व प्रगति पथ को, इसमें स्पष्ट रूप से क्षैतिज व ऊर्ध्व प्रगति पथ को दर्शाया जाता है, क्षैतिज व ऊर्ध्व प्रगति पथ को दर्शाया जाता है। 2017 की बात है या 16 में डीजीटी ने एक एनआईओएस के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो कि ओपन स्कूलिंग हाई स्कूल इंटर कराते हैं सीबीएसई पैटर्न पे, यानी 10th बोर्ड और 12th बोर्ड के लिए, तो उनका साथ एक किया गया था। तो जो 8 पास के जो हमारे ट्रेनीज हैं, जो कुछ ट्रेड्स में जो 8 पास के बच्चे, तो उनको ये था कि उन्होंने कहा था कि भाई हम आपके 3 क्वालिफिकेशन को क्रेडिट देंगे, क्रेडिट एक्युमुलेशन, यानी जो टेक्निकल 3 क्वालिफिकेशन है उसको हम मान लें, क्योंकि हाई स्कूल करने के लिए या इंटर करने के लिए जैसा कि 5 सब्जेक्ट जरूरी होता है, 5 सब्जेक्ट पढ़ना, और हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, इंटर में आपने पढ़ा होगा। जो 8th पास है और आईटीआई के किसी एनसीवीटी से कोर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं, मान्यता प्राप्त होना चाहिए, एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो 3 उनका सिलेबस, यानी 3 जो विषय है वो टेक्निकल स्वीकार करेंगे, लेकिन 2 उनका करना पड़ेगा, से 2 पास करना पड़ेगा उनका। 5 ग्रुप होता है तो 3 ग्रुप तो उन्होंने एग्री कर लिया और 2 ग्रुप आपको करना पड़ेगा। 2 में एक लैंग्वेज होती है और एक कोई सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट यानी साइंस सब्जेक्ट और आर्ट्स सब्जेक्ट, तो जो आप चाहें साइंस या आर्ट्स सब्जेक्ट ले लें, और एक लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज या संस्कृत लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज है, तो एक लैंग्वेज आपको पास कर लें और एक आर्ट या साइंस का सब्जेक्ट मिल जाएगी, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो 10th पास है उसके लिए भी यही क्राइटेरिया है, और उसके लिए उन्होंने जो जितने भी गवर्नमेंट आईटीआई है उसको उन्होंने एक एक्रीडेशन सेंटर फॉर एजुकेशनल एंड स्किल क्वालिफिकेशन, उसका नाम भी रखा गया था, स्पेशल एक्रीडेशन सेंटर फॉर एजुकेशन एंड स्किल क्वालिफिकेशन, यानी एजुकेशन और स्किल दोनों को कंबाइन किया गया था कि मोबिलिटी कैसे इंश्योर किया जाए कि आप अगर 2 साल का कोर्स कर रहे हैं आईटीआई में 10th पास के बाद, तो 2 साल ये कोर्स करते हुए आप वहां एनरोल हो जाए। उनके अपने सेंटर्स होते हैं, ऑनलाइन पीडीएफ भी आपको दे देंगे, लेकिन 2 एग्जाम आपको, एक किसी लैंग्वेज का और एक किसी सब्जेक्ट। अच्छा, एक ही देना पड़ता है? नहीं, 2 होना चाहिए। फिर आपने 10th की तीन सब्जेक्ट तो आपका ट्रेड का वो कंसीडर करते हैं, हिंदी, इंग्लिश या जो भी एक लैंग्वेज, और एक साइंस या आर्ट्स कोई सब्जेक्ट होता है। तो आपका जो हाई स्कूल उसमें से एक सब्जेक्ट उन्होंने कंसीडर कर लिया।
नहीं, एक का तो आपने दिया हिंदी का ना, और ये कुल 5 सब्जेक्ट से अगर कम है तो मान्यता नहीं, मतलब आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। तो मैं ये देखिए हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी का है। अरे हॉरिजॉन्टल क्या वर्टिकल का है, आप हाई स्कूल करके गए थे 2 साल, फिर आपको इंटर का सर्टिफिकेट भी मिल गया, तो एक वर्टिकल मोबिलिटी हो। हाँ, +2 की इक्विवेलेंट हो गया, उस बेसिस पे आप कहीं से डिग्री, हाँ ग्रेजुएशन में, नेट ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए तो एक कहीं आपको प्राइवेट में कहीं से तो यूएफ का ये फायदा है कि वो हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी को इंश्योर करता है कि आप टेक्निकल से एजुकेशन में, या टेक्निकल से किसी जॉब में, या जॉब से फिर एजुकेशन या टेक्निकल में आना चाहें तो एक प्रोफेशन पाथ डिफाइंड किया गया, बनाया गया है। आप यहां से वहां, वहां से यहां जब पढ़ सकते। हाँ, मैथमेटिक्स बिल्कुल सही। हाँ हाँ बिल्कुल, आप बीएससी में भी एडमिशन ले सकते हैं, अगर आप साइंस से किए हैं तो बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं। सर इसमें ये भी होता है जैसे 8, वो आपकी चॉइस है, इट इज अप टू यू, आप दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, इट इज अप टू यू, टोटली बेस्ड। वो उनका ग्रुप बना है, आर्ट्स का भी सब्जेक्ट रख सकते हैं सर, बिल्कुल रख सकते हैं। डिग्री जो मिलेगा वो मिलेगा। अरे आर्ट का सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, 3 तो आपका टेक्निकल, उसको तो आप 12th का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हिंदी आपने किया और कोई आर्ट का सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी आपने कर लिया, तो फिर जब आप बीए में जाएंगे तो वहां ग्रेजुएशन में आप होगा, मतलब बीए आर्ट साइड में आपका एडमिशन होगा, या मैथ है तो फिर आपका वो बीएससी में एडमिशन होगा। आगे के तरह से वो डिसाइन होगा ना कि आपने यहाँ कौन सा चूज किया है सब, ठीक है। हाँ डिप्लोमा में भी, हाँ हाँ वो AICT के साथ है, ने किया था, और AICT के साथ डिप्लोमा वालों का भी है, वो भी चल रहा है, तो ये अच्छा है। नहीं था, मैंने बताया भी था आपको ना कि दो डिस्टिंक्ट और इन दोनों में कोई संबंध नहीं था, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब इसके आने से दिया है और एक मोबिलिटी डिसाइड कर दिया कि भाई आप यहां से यहां जा सकते हैं, या यहां से यहां जब आपकी आवश्यकता आ सकते हैं, या आप सोचते हैं कि मुझे जॉब करना है तो ठीक है जॉब में चले जाइए, तो एक इन्होंने दिया, अच्छा है, बहुत अच्छा है। NSTF से तो काफी कुछ इम्प्रूव हुआ है सिस्टम। क्या प्रैक्टिस से बोलिए? मैन पावर ऑफिस के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन करवाते थे तो उसका ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट हो जाती है, ऐसा कुछ सर्टिफिकेट होता है। बहुत पहले एक शुरू किया गया था वो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में करना पड़ता था, ये बहुत शुरू में, मैं जब उस समय 2001 या 2002-3 की बात है, जब मैं कलकत्ता में था, तो उसमें ये पॉइंट उठा था कि भाई अगर, तो उसमें एक प्रोविजन दिया गया था कि आप एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब उसमें क्या था प्रॉब्लम कि जो स्टेट की रेगुलेटरी बॉडी है वो सर्टिफाई नहीं करते थे। प्रॉब्लम ये थी कि वो, अब जैसे आपने जिस स्टेट में किया, राजस्थान में आपने कराया, और आप जो जॉब कर रहे हैं मान लीजिए कराया राजस्थान की एम्प्लॉयमेंट में, अब राजस्थान की बॉडी को उसको सर्टिफाई करना है कि जो आप 4 साल 5 साल या 6 साल ये हमारे एजुकेशन के अनुसार इसके इक्विवेलेंट है, तो ये आपको वो सर्टिफाई नहीं करते, बोले दूसरे स्टेट का तो हम कैसे कर, बस वो दिक्कत आती थी। हाँ अगर उस स्टेट में है तो कर देते थे, अगर आप राजस्थान में जॉब कर रहे हैं और राजस्थान एक्सचेंज में कराए तो कर देते थे,
बट दूसरे स्टेट का नहीं होता था। वो स्टेट का जो प्रॉब्लम था एनएसक्यूएफ आने से वो सॉल्व हो गया। अब एनएसक्यूएफ तो लेवल डिफाइन कर दिया, चाहे कोर्स का कुछ भी नाम हो, कहीं भी करे, कुछ भी ड्यूरेशन हो, लेवल क्या है। अब नहीं, वो बंद हो, वो मेरे ख्याल से 10 से 11 उसकी पॉपुलैरिटी मतलब कहिए आपकी संचालन अच्छी तरह नहीं हो पाया ड्यू टू स्टेट गवर्नमेंट। नहीं, आजकल तो ऑनलाइन भी हो रहा है। नहीं, वो आपका सर्टिफिकेट्स को देखते हो, बट नेशनल जो क्वालिफिकेशन रजिस्टर डिपेंड करता है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है आजकल। सिस्टम है आजकल, पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, सब कुछ ऑनलाइन है, कहीं भी आप जा सकते हैं। ठीक है, वो बुलाते होंगे, बुलाना नहीं चाहिए, कहीं से भी आप कर सकते हैं उसको। चलिए, इसका मैंने बता दिया, नहीं हो गया ना। इसके बाद एनएसक्यूएफ ने जितने भी रेगुलेटरीज बॉडीज हैं, जैसे आपका सीबीएसई है या फिर अलग स्कूल्स के बोर्ड्स, अलग अलग बोर्ड हैं, एआईसीटी टेक्निकल बोर्ड जैसे एआईसीटी है, अपना बोर्ड जो है एनसीबीईटी है, यूसीजी भी एक बोर्ड ही है, रेगुलेटरी बॉडी है। इन सभी को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप जो भी क्वालिफिकेशन बनाएंगे, सभी क्वालिफिकेशन के लिए एक एंट्री और एग्जिट कॉम्पिटेंसी जरूर डिफाइन करेंगे। इसलिए आपके भी क्वालिफिकेशन में देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद क्या कर सकते हैं। तो एंट्री और एग्जिट क्वालिफिकेशन मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटेंसी। और कोई लर्नर आता है तो कितना क्रेडिट देंगे, यानी एक तो कॉम्पिटेंसी के टर्म में आप डिफाइन करें और किस क्वालिफिकेशन के लिए कितना क्रेडिट है आपका, यानी कितने साल का कोर्स करके आया होगा तो आप अपने यहां कितना उसको मान्य देंगे। तो जो क्रेडिट है ये क्लियरली डिफाइंड करिए। एनएसक्यूएफ ने सभी को बोल रखा है और सभी को डिफाइन करना है। अगर ये दो लेवल नहीं डिफाइंड होगा तो उनका एनएसक्यूएफ में वो मतलब एनएसक्यूएफ अलाइन वो सर्टिफिकेट नहीं होगी, और एनएसक्यूएफ अलाइन नहीं होगी तो कहीं किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए मान्य नहीं होगी। वो नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर में भी नहीं जाएगा, उस पर कोड भी नहीं आएगा, मतलब वो फिर क्वालिफिकेशन आज के संदर्भ में, आज के परिवेश में वो फिर मान्य नहीं होती। इसमें सबसे बड़ा फायदा हुआ और वह एक व्यवसायिक एजुकेशन में कि आईटीआई का एक क्लियर वर्टिकल प्रोग्राम हो गया कि आईटीआई करने के बाद आगे आप क्या कर सकते हैं। जैसा हमने बताया, अब तो आईटीआई के लिए अब तो बीओ तक भी हो गया, बैचलर डिग्री तक आप आईटीआई करने के बाद डिप्लोमा और बैचलर डिग्री तक भी कर सकते हैं। तो एक वर्टिकल प्रोफेशन, स्किल ओरिएंटेड कोर्सेस जो इंडिया में चल रहे हैं, इनको डेवलप करने में ज्यादा इससे एनएसक्यूएफ से मदद मिली। क्योंकि आजकल देखें, ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स या एनएसडीसी या छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, स्किल के बहुत से कोर्सेज चल रहे हैं। इतने ज्यादा कोर्सेज आजकल हैं कि आप नेट पर सर्च करें, हमें तो इतने कोर्सेज चलते हैं हर फील्ड के, हर सेक्टर्स के। आप देखें 40 या 50 जो मैंने सेक्टर स्किल काउंसिल, हर सेक्टर स्किल काउंसिल में आप जाए 300 घंटे तक। और अब उनका एक नया कोर्स भी चलने लगा है, क्योंकि अब ट्रेनर की भी जरूरत पड़ेगी उन्हें। तो टीओटी प्रोग्राम, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर, ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो सीआईटी साहब ने किया है। कहीं से भी टीओटी का प्रोग्राम कर लीजिए, ठीक है। जॉब के साथ साथ टीओटी का प्रोग्राम इनका 8-10 हजार रुपया लेते हैं एनएसडीसी वाले। टीओटी का प्रोग्राम मैं देख रहा हूं बहुत मतलब ये पॉपुलर हो रहा है। 2 साल, हाँ 2 साल उसका कुछ है, मतलब कहीं नहीं सीआईटीएस करने के बाद शायद 1 साल ही है। 2 साल सीआईटीएस करने के बाद 1 साल है शायद, मुझे मैं पैरामीटर उसका देखा नहीं। बट बड़ा इससे क्या होता है
टीओटी एनएसडीसी के जो सेंटर्स हैं उनसे कर लिया है, तो जो ट्रेनिंग प्रोवाइड वहां आपको प्रेफरेंस मिल जाती है। और ट्रेनिंग प्रोवाइडर ज्यादा है ट्रेनिंग प्रोवाइडर, तो एज ए ट्रेनिंग प्रोवाइडर आप कहीं अगर टीओटी किए हुए हैं तो हमने यहाँ कराया था एनएसडीसी का एक यहाँ पे एक हफ्ते का आते थे, एक हफ्ते का टीओटी हमने यहाँ पे कराया था। तो टीओटी का अगर कोर्स है 1 हफ्ते 2 हफ्ते या ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से 1 महीने से 3 हफ्ते का होता है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, बट 1 हफ्ते का ही है ना। हाँ, 2 हफ्ते का भी हो सकता है, वो आप कर ले, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और दूसरा एक असेसर्स का भी है, होता है, ये तो क्लियर है। 1 हफ्ते का कोर्स होता है, ऑनलाइन होती है, और जितने भी कोर्सेस एनएसडीसी चलाता है या जितने भी कोर्सेस ट्रेनिंग प्रोवाइडर एसएससी चलाते हैं, मोर देन 1000 कोर्स हैं, सब कोर्स को थर्ड पार्टी असेसर्स के द्वारा असेसमेंट करना होता है, यानी खुद वो असेसमेंट नहीं करेंगे। तो उसके लिए असेसमेंट बॉडीज होती है, असेसमेंट बॉडी अपने असेसर्स को इनरोल करती है। तो किसी भी आप देखेंगे नेट पे तो बहुत असेसमेंट बॉडी में 5, 7, 10 असेसमेंट बॉडीज है। उस असेसमेंट बॉडी के लिए हो जाइए तो देखिए आपको हर समय कोई न कोई एग्जाम हो तो घंटे बेसिस पर चलता है, हर हफ्ते हर महीने कहीं न के लिए 1 दिन का असेसिंग होता है या 2 दिन का होता है, तो उसका उसी के हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से वो पेमेंट हो रही है। और जो पेमेंट तो असेसर्स को मतलब असेसिंग बॉडी को होती है, असेसिंग बॉडी फिर आपको या तो उसका स्टूडेंट के हिसाब से पेमेंट करेगा या फिर मंथली बेसिस पे करेगा, वो उनका टर्म्स रेगुलेशन साथ। बट ये भी अच्छा कोर्स है। ये जो टीओटी कोर्स है वो यहाँ पे भी कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पर भी नहीं चल रहा है। यहाँ ये आप नेट पर देखें, अभी मुझे और इसका ऑनलाइन भी क्लासेस है। हाँ, एग्जाम तो ऑनलाइन होता ही है, बट क्लासेस ऑनलाइन चल रहा है कि नहीं ये, हाँ उसको जो चाहो जो वो एनएसडीसी ने उनको दे दिया है कि आप ये कोर्स कराइए। वो कोई प्राइवेट बॉडी है उसको स्पॉन्सर करती है। हाँ नहीं, वो तो पहले था, अभी ऐसा नहीं है, हट गया। वो पहले था, वो 2016 या 17 के समय था। उसमें मैं क्वार्टर में था, इसमें तो बाकी काफी चला, 4-5 साल के बाद ये वैलिडेशन कराना पड़ा। तो आप एक बार मिल गया तो वैलिड है आपका, चिंता मत करिए। चिंता मत करिए, वो हाँ एक बार आया था, सही कर रहे हैं आप। उसमें कई बार ऐसे भी कहा जाता है आईटी के बाद अगर प्रैक्टिस नहीं की तो आईटी की वैल्यू खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है? किसने कहा आपको? हमारे वहाँ अरे नहीं, ऐसा नहीं। सीटीएस सर्टिफिकेट मिल गई है, अब उस बेसिस पर आप एलिजिबल होंगे तो जॉब मिलेगा। उसके बाद अगर आप अप्रेंटिस करेंगे तो एटीएस एक्सपीरियंस काउंट होगा उसमें आपका, कहीं भी जाने वो खत्म नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आईटीआई का वो खत्म हो जाए। हाँ, जो कुछ कोर्सेस पुराने हो गए उनको वो डिलीट कर देते हैं या उसको मॉडिफाई करके दूसरा नाम देते हैं, तो वो अलग बात है, वो तो रहेगा ही, उसमें कुछ नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे रेडियो एंड टीवी जिसने किया है वो तो रहेगा, उसका एनसीओ कोड और वो सब कुछ आज भी है, तो वो कोर्स तो नहीं खत्म होगा। ठीक है, उसका भी स्कोप नहीं रहा, कोई उसकी वो नहीं है। इवन तो आईटीआई में मर्ज कर दिया गया तो नहीं होगा। अभी कुछ आया ऐसा मैंने देखा नहीं भाई। ये तो सीआईटीएस के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए।
कोपा में 2 साल का, अच्छा किया आपको तो 2 साल, और 2 साल का किया है तो 1 साल। क्यों ऐसा क्यों किया भाई? चलो वो कमेंट तो मैंने फॉर ऑल डिप्लोमा होल्डर्स है, इंजीनियरिंग जो भी है, कि 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तब, क्योंकि ये टीचिंग का है इसलिए 1 साल में एक्सपीरियंस है। हाँ, वो एनएसक्यूएफ का जो लेवल है उसमें दिक्कत आ रही थी, इसलिए उन्होंने 1 साल एक्सपीरियंस देकर उसके बराबर किया होगा। चलिए खैर, जो होगा वो तो जो है रूल आया है उसको तो मानना पड़ेगा। चलो ये सब तो हो रहा है। एक साल यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बनाएंगे तो क्या क्या करेंगे वो सब नहीं। अप्रेंटिस भी क्यों नहीं होगा? अप्रेंटिस भी होगा। अप्रेंटिस एज गुड एज 1 साल आप अप्रेंटिस कर लीजिए तब भी काउंट, 1 साल अप्रेंटिस भी काउंट होगा, ऐसा कुछ नहीं। चलिए ठीक है, आज इसको खत्म करते हैं यार, 12 बज गया, 1 घंटे और बचा है, इसको खत्म करते हैं। जैसा मैंने बताया कि इसमें अगर कोई स्किल गैप उनको होता है तो एक मॉड्यूलर उसके द्वारा उसको वो पूरा करते हैं। अब इसके साथ कुछ जो स्टेक होल्डर्स हैं एनएसक्यूएफ के, एनएसक्यूएफ इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, और सबको अपना रोल प्ले करना। इट इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर्स। एनएसक्यूएफ इज द responsibility of everyone play his role. Everyone has to play. Everyone has to play its role for development, education, maintenance of industry. Development होगा, development. Everyone has to play its role for development, implementation and maintenance of. NSQF is the collective responsibility of different stakeholders. Everyone has to play its role for development, implementation and maintenance of NSQF. तो इसमें आप हिंदी में आप लिख लें कि NSQF अनेक हितधारकों का सामूहिक दायित्व है। NSQF हितधारकों का सामूहिक दायित्व है, हितधारकों का सामूहिक दायित्व है। सबको,
सबको अपने दायित्व के अनुसार इसके विकास क्रियान्वयन और सतत संचालन के लिए अपने दायित्व का निर्वाहन करना होता है। इसमें कौन से होते हैं? पहला है, हम डिस्कस जस्ट कर लेते हैं, NSDA, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी। तो इस क्या है? इस authorized to anchor and operationalize the NSPF। ये इसको किया गया है। एंकर realize NSPF। के संचालन और संचयन NSQF के संचालन और संचयन यानी बनाए रखने का NSQF के NSDA का होता है। एक डायरेक्टरेट है MSDE का, जैसे DGT है वैसे NCVET जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था जब पहले डिस्कस किए थे। तो नेशनल वोकेशनल एंड एजुकेशनल काउंसिल जो है NCVET, तो उसका भी पूरा फंक्शनिंग का जो जिम्मेदारी है वो भी NSDA का है। जितने डिफरेंट QC और नॉर्म्स बनते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स बनाते हैं, कौन सेक्टर बना रहा है OBC का है। कोई भी क्वालिफिकेशन जो अलाइन होता है, कमेटी और उसके मेंबर्स का जो भी चयन होता है और जो मीटिंग की जाती है, वो सब NSDA की जिम्मेदारी होती है। NSDA उसको देखता है। दूसरा है NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट। ये 2009 में इसको बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये बना गया था NSDC। NSDC क्या है? एक पार्टनरशिप है। मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इसमें फिर से डुप्लीकेट नहीं है, लिखा है उस समय लिखाया भी था आपको। तो NSDC क्या है, बस इसको आप सुन लीजिए। NSDC एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन आप कहें, इट इज ए कंग्लोमरेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। इसका मेन एम है कि ट्रेनिंग प्रोसेस में इंडस्ट्रीज को इन्वॉल्व करके ज्यादा देना, जिससे कि स्किल डेवलपमेंट्स ऑल ओवर इंडिया हो सके। अब DGT मेन बॉडी था स्किल डेवलपमेंट के लिए, लेकिन DGT गवर्नमेंट बॉडी है, इसके रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये इतना ट्रेनिंग नहीं दे सकता। इसलिए गवर्नमेंट ने PPP मोड में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में NSDC को इनवाइट किया, NSDC को ऑर्गेनाइज किया। इसमें टोटल 9 प्राइवेट इंडस्ट्रीज के होते हैं। इनमें 49% गवर्नमेंट का और 51% प्राइवेट सेक्टर्स का पार्टनरशिप होता है। इनका मेन काम है कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज को इन्वॉल्व करके अलग अलग इनके प्रोग्राम बनाना, उसे चलाना, फंड जनरेट करना और फंड की व्यवस्था करना। तो ये पूरा काम NSDC का है। इसी के अंतर्गत ही आते हैं
सेक्टर स्किल काउंसिल्स एनएसडीसी ही सेक्टर काउंसिल को अपॉइंट करता है। और अब जैसे मैंने कल आपको बताया था कि सेक्टर कंग्लोमरेशन ऑफ सेम ऑपरेशन बिजनेस, कल ही हमने डिफिनेशन में लिखा था। तो एक तरह का जो बिजनेस उनको एक जगह कंबाइन, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, तो टेक्सटाइल सेक्टर की जितने इंडस्ट्रीज हैं उनको मिला के एक ग्रुप बना दिया गया, तो उसे टेक्सटाइल सेक्टर कर दिया गया। ब्यूटी एंड वेलनेस के जो इक्विपमेंट्स और जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनका एक ग्रुप बना दिया, ब्यूटी एंड वेलनेस। जेम्स एंड ज्वेलरीज का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, एविएशन सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स है। तो आजकल इसी तरह से नियर अबाउट 48 या 47 टोटल हैं, अभी और बढ़ गया होगा, एक दो तो नहीं कर सकता हूं, तो आप नेट पे देख सकते हैं। तो ये इनके, इसका मेन रोल है एसएससी का। एसएससी ही के जितने भी क्वालिफिकेशन बनाएगा उस क्वालिफिकेशन का जॉब रोल डिसाइड करेगा और प्रत्येक जॉब रोल के लिए क्यूपी और एनओएस बनाता है, इसकी जिम्मेदारी होती है। क्वालिफिकेशन पैक और एनओएस सेक्टर्स के जितने भी कोर्सेज हैं, अब जितने भी कोर्सेज हैं उनका क्वालिफिकेशन बनाना, क्यूपी और नॉस बनाना, उन्हें एनएसक्यूएफ से अलाइन करना और सेक्टर एनएसडीसी से इनका एक एनएसडीसी के अंदर में, मतलब एनएसडीसी के कंट्रोल में या एनएसडीसी के सुपरविजन में ये काम करते हैं। तो जो जो भी मीटिंग होती है उसको ये बताते रहते हैं कि कहां कहां क्या है, कौन से कोर्स चलाना है, कितने घंटे का कोर्स होगा, उसकी मीटिंग करना, उसका एक्रीडिटेशन करना, उसके लिए क्यूपी बनाना, उसके लिए नॉस बनाना, उसके लिए कंप्लीट सिलेबस बनाना और फिर उसे एनएसक्यूएफ से अलाइन करना। फिर ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स जितने हैं उन ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स को नॉमिनेट करना और कोर्स चलाना, ये इनका काम है। इसके बाद है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट जो भी कोर्सेज चलाते हैं, चाहे वो टेक्निकल मिनिस्ट्री डोमेन है, इसके बाद रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जैसे डीडीयू जेकेवाई के कोर्सेज चलाते हैं, तो दूसरे मिनिस्ट्री जो भी कोर्सेज चलाते हैं से अलाइन करना इनकी जिम्मेदारी है, उस मिनिस्ट्री की, उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, बोर्ड्स हैं, रेगुलेटरीज बॉडीज हैं, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और इन सबको अपने कोर्सेज जो है वो अलाइन करना है। उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो कोर्सेज चलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो भी कोर्सेज है उसको अलाइन करना होता है। स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन भी चलता है। स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंदर जो भी कोर्सेज चलते हैं, या तो अपना ये खुद डिजाइन कर देते हैं या जो एसएससी डिजाइन करता है उसी को चलाते हैं। तो मेजोरिटी जो स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन है ये कोर्सेज डिजाइन नहीं करते हैं, वही पैटर्न जो एसएससी के जो कोर्स है उसी को फॉलो कर देते हैं और वही कोर्स उतना सब पूरा सिलेबस होता है, टाइम है, ड्यूरेशन है, सब कितना उसके लिए जगह चाहिए, कितना टूल्स चाहिए, मशीनरी चाहिए, सब कुछ उसमें बना रहता है। तो ये उसी कोर्सेज को ज्यादातर चलाते हैं। पर जो भी ये कोर्सेज चलाए उसको जरूर एनएसक्यूएफ से अलाइन हो, जिम्मेदारी होती है स्टेट गवर्नमेंट की। टीपी ट्रेनिंग प्रोवाइडर, टीपी से बोलते हैं, ये ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, ट्रेनिंग प्रोवाइडर जितने भी है एनएसडीसी और एसएससी के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। यानी
एनएसडीसी के अंदर में ही एसएससी आता है और फिर एसएससी इनको नॉमिनेट करता है और फिर अलग अलग सेक्टर्स के कोर्सेस इनको चलाने के लिए, और इसके लिए कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप ट्रेनिंग देंगे वो भी बताया जाता है कि आप 1000 2000 इतने समय के लिए या साल में इतने कोर्सेज चलाएंगे और इतने स्टूडेंट्स को आप ट्रेन करेंगे, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स को भी पैसा मिलता है, जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स है उसको भी मिलता है, इसलिए संख्या बिल्कुल डिसाइड रहती है कि इतना ही। किसी साल किसी टीपी को नहीं मिलता है अलॉटमेंट तो वो नहीं चलाता है फिर कभी, तो ये डिपेंड करता है कि जो भी टीपी कोर्सेज चला रहे हैं वो एनएसक्यूएफ अलाइंड हो और उसके अनुसार ही चलाए। ठीक है, तो ये हमने बहुत डिस्कस कर लिया। इंडस्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, जितने भी इंडस्ट्रीज है, क्योंकि इंडस्ट्रीज एंड स्किल वर्कर्स आर द बैकबोन ऑफ द सक्सेस। जो तकनीकी या दक्ष कार्यबल जो है वर्क फोर्स है इस, और जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज में ये कहीं कहीं ये काम करते हैं, तो जो टेक्निकल वर्क फोर्स है इसका इन्वॉल्वमेंट जब ये समझ जाएंगे कि एनएसक्यूएफ क्या होता है, किसका इंपॉर्टेंट को आगे काम करना है और हमारी सुविधा है, हम क्या कोर्स कर सकते हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो जब ये सब उनको पता चल जाएगा तो फिर स्किल डेवलपमेंट आगे बढ़ाने में या इसको आगे प्रोपेगेट करने में सहायता मिलेगी और गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगा। तो एक पॉलिसी ऐसा बनाए गए थे कि सब ज्यादा से ज्यादा स्किल वर्क्स को ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व हो। बस और कुछ इतना है तो बोलो, नहीं तो हम आगे चले। हाँ जी, हाँ प्लीज। क्या है? एनएसडीसी से नहीं, वो तो सेक्टर स्किल काउंसिल आपको ऑथराइज करेगा। एनएसडीसी जो है डायरेक्ट उसका ट्रेनिंग से लिंक नहीं रहता, इनडायरेक्ट आप कहें। एनएसडीसी जो है सेक्टर स्किल काउंसिल को, अलग अलग सेक्टर स्किल काउंसिल को बताता है, और सेक्टर स्किल काउंसिल अगर कोई ट्रेनिंग कराना चाहता है फिर एनएसडीसी से अप्रूवल लेता है, जिससे वो टीपी को ऑथराइज करते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं। आप जाएंगे तो जो एनएसडीसी में जाइए, फिर उसके बाद सेक्टर स्किल काउंसिल आता है, वो फिर वो निकालते रहते हैं कि इस ट्रेड में या ट्रेड या वो जॉब रोल बताते हैं, ट्रेड तो नहीं बताते हैं, उनके यहाँ जॉब रोल चलता है। बिल्कुल, बच्चों के लिए क्यों नहीं कराते, तो है ही वो ट्रेनिंग प्रोग्राम। भाई एनएसडीसी कराए दोनों तो एक ही पार्टी है यार। नहीं सही बात है, आपका बात सही, बट वो तो ट्रेनिंग तो कराते हैं, बट उनका एक क्राइटेरिया है ना, ट्रेनिंग कराएंगे तो ट्रेनिंग के बाद जो ट्रेनिंग लेगा उसको भी तो कहीं कहीं जॉब मिलना चाहिए ना, या सिंपली केवल जैसे ये ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि आपको जॉब, तो वहां जिम्मेदारी होती है। जैसे आप डीडीयू जेकेवाई का देख लीजिए कोर्सेज है, तो डीडीयू जेकेवाई का एक कोर्स है, इंडस्ट्री को दिया है कैप्टिव कोर्स करके, तो आप नेट पे जाइए, सब आपको, आप किसी सेक्टर में चले जाइए, जैसे मैं डीडीयू जेकेवाई कर रहा हूं, उसमें आपको 60% एम्प्लॉयमेंट अगर बच्चों को नहीं मिला जिसको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको नहीं मिलेगा, एक इंस्टॉलमेंट पूरा चला जाएगा आपको। इसी तरह से कैप्टिव का भी है, तो ये गवर्नमेंट ने शुरू में तो केवल ट्रेनिंग देते जाते थे, और पहले फर्जी भी बहुत होता था, कितने लोगों का इनरोल कर देते थे उनका भी पता नहीं, या फिर 1-2 महीने कहीं उनको एम्प्लॉयमेंट दिखा दिया उसके बाद हटा देते थे। तो उन सबको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि कम से कम 1 साल के बाद भी ट्रैक करिए कि वो अभी कहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपने से मतलब कहाँ जॉब कर रहे हैं, अपने से छोड़ दिया या कंपनी ने उनको निकाल दिया, तो वो भी ट्रैक करते हैं। तो ऐसा नहीं है, अभी तो एम्प्लॉयमेंट मेन क्राइटेरिया है। होता है यहाँ भी एक यहाँ पर पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड ट्रैक करना होता है, बताऊंगा, आप समझदार हैं। तो
गवर्नमेंट ट्रैकिंग का है, यहाँ भी है, यहाँ इंडस्ट्री से कांटेक्ट कर रोजगार मेला अरेंज करना है या इनका कहीं अप्रेंटिस के लिए अरेंज करना है, ये सब है। प्लेसमेंट सेल का एक दायित्व होता है, यहाँ भी प्लेसमेंट सेल होगा, कोई से प्लेसमेंट अफसर भी होंगे सब। बिल्कुल वो तो करते ही हैं। हम जाते थे इंडस्ट्रीज में वो लगाते थे भाई ठीक है अप्रेंटिस में ही आप रख लो, 1 साल का तो अप्रेंटिस ही रख लो, उसके बाद ठीक है अगर वो समझते हो आपके काम के लिए है तो रखने तो आगे मत रखिए। तो वो ऐसे है, बट है गवर्नमेंट्स के रूल तो है, क्यों नहीं। और गवर्नमेंट के जैसे आईटीआई में है, अब आईटीआई में भी देखिए अप्रेंटिस एडवाइजर है, प्लेसमेंट इतना वो आगे काम करते हैं नहीं। आईटीआई में तो बना है, सेल बनी है, अब उस हर जगह है, पॉलिटेक्निक में है, डिप्लोमा में भी है। अब जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है वो अपना, क्योंकि उनको इसलिए वो जाते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है या गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है इतना ज्यादा पॉपुलेशन नहीं रहता है कि अगले साल भी बिल्कुल बिल्कुल वो तो कंपनियां आती रहती हैं। जैसे आईटीआई में देखें, आईटीआई में हीरो मोटर कप और हीरो होंडा और ये दूर के बच्चे नहीं है, लेकिन जो यहाँ के बच्चे हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां के जो प्लेसमेंट अफसर है, अभी वो इंस्ट्रक्टर हैं, क्या नाम, अनिल पुंडी, तो आप उनसे कांटेक्ट रखिए, तो जब भी होता व्हाट्सएप पे मैसेज दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है, चल रहा है, बट जितना है लोग उसके अनुसार उतना लेवल पे नहीं हो पाता है। कमियां तो हैं, उस लेवल पे नहीं हो पाता है। हाँ भाई, और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आगे हम चलते हैं। सीखने का परिणाम, ये तो आपने सुना ही होगा, नाम तो सुना ही है, लर्निंग आउटकम। बट ठीक है, क्या होता है? लर्निंग आउटकम रिप्रेजेंट्स व्हाट हाँ, एक उसी का नेक्स्ट पॉइंट है, एनएसक्यूएफ का खत्म हो गया। अब लर्निंग आउटकम ये उसी का है, उसी चैप्टर में है, उसी यूनिट का पार्ट है। द लर्निंग आउटकम रिप्रेजेंट्स व्हाट द लर्नर टू नो knowledge comprehension do performance which can be defined in terms of knowledge, skill, complexity, definition है लर्निंग आउटकम की। तो लर्निंग आउटकम रिप्रेजेंट्स व्हाट द लर्नर विल एबल टू नो, यानी नॉलेज, अंडरस्टैंड, comprehension and do performance which can be defined in terms of knowledge, skill and complexities. Knowledge, skill and complexities. Knowledge, skill and complexities. तो हिंदी में आप लिख लें, सीखने का परिणाम यह दर्शाता है कि सीखने का परिणाम यह दर्शाता है कि विद्यार्थी
क्या जानने, विद्यार्थी क्या जानने, ब्रैकेट में ज्ञान, ब्रैकेट क्लोज, कामा समझने, क्या जानने, ब्रैकेट में ज्ञान, उसके बाद समझने, ब्रैकेट में बोध, बोध, समझने और बोध, और क्या करने में, क्या करने में, ब्रैकेट में कार्यकुशलता, क्या करने में सक्षम होगा, में सक्षम होगा, जिसे ज्ञान दक्षता, जिसे ज्ञान दक्षता और जटिलता के रूप में, जिसे ज्ञान दक्षता और जटिलता के रूप में परिभाषित किया, जिसे ज्ञान दक्षता और जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, इसी में आप आगे लिख लें। इट इज द स्टेटमेंट, will describe, it is the statement will describe essential, will describe essential and significant learning, essential and significant learning, the learner reliably demonstrate the end of training session. So it is the statement which describe essential and significant learning the learner has achieved and can reliably demonstrate training session. अरे वाह, कौन लाया? आप ले आए। अच्छे, at the end of training session आपको भी मौका है, आप भी नंबर बना लो। कल आप चाहे इसी को तो कहते हैं न गई मेरे मन से, तो प्लीज ईर्ष्या को मन से निकाल दो, तभी जीवन में सफल होगे। जीवन बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई नहीं है तो यार डोंट टेक इट टू सीरियस, ये चलता है। कमेंट्स तो साथियों के बीच में ऐसा होना चाहिए। अच्छा, चलिए इसको आप लिख ले। इट इज द स्टेटमेंट, मतलब यह एक कथन है, यह एक कथन है, यह एक कथन है जो आवश्यक और महत्वपूर्ण, जो आवश्यक और महत्वपूर्ण की गई सीख को, जो आवश्यक और महत्वपूर्ण प्राप्त की गई सीख का, प्राप्त की गई सीख का विवरण बताता है, जो आवश्यक और महत्वपूर्ण प्राप्त की गई सीख का विवरण बताता है, जिसे विद्यार्थी
जिसे विद्यार्थी विश्वास के साथ शिक्षण सत्र की समाप्ति पर शिक्षण सत्र की समाप्ति पर करने में सक्षम होता है। शिक्षण सत्र की समाप्ति पर करने में सक्षम होता है। यानी लर्निंग आउटकम, जैसा मैंने पहले भी बताया था, यह परिणाम को बताता है कि विद्यार्थी क्या कहने में, समझने में और करने में सक्षम होगा और डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है। यानी डिमॉन्स्ट्रेशन इसमें मेन है। केवल आपने सीख लिया है, आप जान गए हैं, लेकिन उसको अगर आप बता नहीं पाएंगे तो सीख गए हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर उसे कर तो हम कहेंगे कि आपने तो सीख लिया, बट इट इज लर्निंग आउटकम आपके स्टेट पे डिपेंड करता है। अगला पॉइंट वही है, एबिलिटी टू डिमॉन्स्ट्रेट। Ability to demonstrate is the key aspect of learning. LO is learning outcome. The demonstration involved performance to show the acquisition the knowledge is manifested. MENIFEST. The knowledge is manifested demonstration of learning. Manifested ED यहाँ हो गया ना, थ्रो, ये नहीं कुछ है, गलत है। Manifested through THROU, through demonstration is manifested through demonstration of learning. It is the key aspect of demonstration involves performance to show the acquisition of learning. The knowledge is manifested through demonstration of learning. Through demonstration of learning. हो गया? तो योग्यता का प्रदर्शन ही सीखने के परिणाम का मुख्य भाग है। योग्यता का प्रदर्शन ही सीखने के परिणाम का मुख्य भाग है। प्रदर्शन में सीखने के द्वारा प्राप्त की गई योग्यता, प्रदर्शन में सीखने के द्वारा प्राप्त की गई योग्यता सम्मिलित होती है।
सीखने के द्वारा प्राप्त की गई योग्यता सम्मिलित होती है। डिमॉन्स्ट्रेशन कार्यकुशलता के प्रदर्शन के द्वारा प्राप्त ज्ञान प्रकट होता है। कार्यकुशलता के प्रदर्शन के द्वारा प्राप्त, यानी जब तक आप प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक किया है कि नहीं। इसीलिए यह जरूरी होता है कि जो कुछ आप थियरी में सुना है, जैसे सुना है, जिस क्रम में सुना, प्रैक्टिकल में आपको जैसा बताया गया है, जैसा भी तीनों आपके पास है, तो हम कहेंगे लर्निंग आउटकम ऑफ द स्पेसिफिक लेवल। वो लेवल आ जाता है, वो एनएसक्यूएफ में चला जाता है कि अगर आपके पास ज्ञान भी है, समझ भी है और उसका प्रदर्शन भी कर सकते हैं, योग्यता भी, जब जरूरत होगी जैसा होगा वैसा आप कह सकते हैं, दूसरों को भी समझा सकते हैं। जैसे मैंने लर्निंग का मतलब पहले बताया था कि लर्निंग केवल ये नहीं कि आप सीख जाए। लर्निंग का मतलब ये होता है कि जो उसका आप उपयोग कर सके, दूसरे को समझा सके, दूसरे को कन्विंस कर सके, दूसरे को गाइड कर सके। अगर ये योग्यता आप में आ गई है, इसका मतलब आपने सीख लिया है। केवल आपने रट लिया है तो सीढ़ी है, जो एलकेजी के बच्चे करते हैं, वो पहली सीढ़ी है। बट इस लेवल पर सीढ़ी नहीं प्राप्त करना है, हमें तो 6वीं सीढ़ी तक जाना है। हर जो 6 स्टेप्स हमने बताए हैं कॉग्निटिव स्किल्स के, तो वहां तक आपको जाना। तो उसके लिए है, समझना भी जरूरी है और करना भी जरूरी है, और इन सबको जब आप मिला देते हैं तो एसक्यूएफ की भाषा में इसे ही लर्निंग आउटकम कहते हैं। अब इसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज भी आ जाता है, स्किल भी है, प्रोफेशनल स्किल, सबका कॉम्बिनेशन है, एग्लोमरेशन ऑफ सब एक साथ आप मिला दें बन जाता है। कल मैंने जो एरो बाद क्राइटेरिया में वो चारों फैक्ट है। क्या है? प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल, कोर स्किल और जनरल स्किल, वो चारों देखिए। उसके बाद है लर्निंग आउटकम के बाद आपका है परफॉर्मेंस। तो लर्निंग आउटकम एक तरह से आप कहें कि आपके परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को ही परिभाषित करता है या दर्शाता है। और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या है? आपकी ज्ञान, दक्षता, योग्यता, कार्यकुशलता, जो आप कर सकते हैं, इसको बताता है। तो ये लर्निंग आउटकम, यानी लर्निंग आउटकम एबिलिटी को ही मैनिफेस्ट करता है, या एबिलिटी को ही, आपकी एबिलिटी को ही प्रकट करता है कि आपने कुछ सीखा है, कुछ, और जो सीखा है वो आप करके दिखा सकते हैं, यानी डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। में पंडित हो गया, क्योंकि कुछ भी करने के लिए हमें ज्ञान जरूरी होता है। कुछ भी आप करें, एक कंप्यूटर को खोलना भी है तब भी ज्ञान चाहिए, तो वो ज्ञान जरूरी होता है। और जब आप उस ज्ञान का उपयोग करके आप कार्य कर लेते हैं, स्किल प्राप्त कर लिया, तो प्रोफेशनल दोनों जब आपके साथ आ गई और आप उसे अच्छी तरह से प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे, ये भी शर्त है कि केवल आ जाना ही जरूरी नहीं है, उसे आप दिखा सके, उसे आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सके, तब लर्निंग कंप्लीट होता है। ये डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव में। जैसे ऑब्जेक्टिव हम कहते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस लेसन द टेनिस शैल एबल टू डिफाइन, डिस्क्राइब, जो भी आप कहते हैं, या एट द एंड ऑफ दिस डिमॉन्स्ट्रेशन टेनिस शैल एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट। तो वहां हम डिमॉन्स्ट्रेशन में डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, यानी वो ऑब्जेक्टिव हो गया। यहां हम लेसन प्लान में, थियरी में कि वो परिभाषा बता देगा, विवरण बता देगा, ठीक है। ये प्रोफेशनल नॉलेज हो गया, ये प्रोफेशनल स्किल हो गया। दोनों को जब आप मिला देते हैं
दोनों आपने प्राप्त कर लिया है और समझाने में सक्षम होंगे, तब लर्निंग आउटकम पूरा होता है। तो लर्निंग आउटकम के अंदर ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव, मैंने फोर्थ लेसन में आपको बताया था लर्निंग ऑब्जेक्टिव, व्हाट द लर्नर विल एबल टू डू, स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एक्सप्रेस्ड क्लियरली, विच आर ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। तो जो आप स्पष्ट रूप से कर सके, जिसका दूसरा अवलोकन कर सके, दूसरा उसका मापन भी कर सके, तभी पूरा कर लिया। तो ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकती है, जो थियरी का एक अलग ऑब्जेक्टिव है, प्रैक्टिकल का अलग ऑब्जेक्टिव है, समझने को जब आप मिला देते हैं तो ये लर्निंग आउटकम हो जाता है। ये फर्क है लर्निंग आउटकम और ऑब्जेक्टिव में। सब लोग कंफ्यूज रहते हैं लर्निंग आउटकम और ऑब्जेक्टिव। तो लर्निंग आउटकम के अंदर ऑब्जेक्टिव होगा, इट इज ए पार्ट, एक सीमित है कि थियरी आपने सीख लिया, परिभाषा बता सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हो गई। आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, सर्किट ट्रेसिंग कर सकते हैं, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। बट आप दोनों कर सकते हैं। अब ये दोनों करने के लिए मशीन से संबंधित होगा। जब किसी सिस्टम का, पूरे कंप्लीट सिस्टम का, जैसे कंप्यूटर का है, मशीन का है, ऑसिलेटर्स का है, रेक्टिफायर्स का है, तो किसी सिस्टम की वर्किंग एबिलिटी आप जानते हैं, परफॉर्मेंस जान गए, सर्किट ट्रेसिंग जान गए, वो फिर लर्निंग आउटकम हुआ। वो फिर एक जॉब का कंप्लीट तंत्र का जब आप जान जाते हैं, तब उसे हम कहते हैं कि यू हैव अटेन्ड ए सर्टेन क्वालिटी, लर्निंग आउटकम। तो कंफ्यूज मत करिए। चलिए, इंटरव्यू में कहीं ये पूछा गया था, इसलिए मैं थोड़ा इस पर ज्यादा स्पेसिफाई कर रहा हूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग आउटकम। दोनों सेम है। यहां भी आप एक अतिरिक्त व्यय करने में सक्षम होंगे, वहां भी आप कहते हैं कि करने में सक्षम होंगे, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? तो हम यहाँ लर्निंग आउटकम, तो लर्निंग आउटकम एक्चुअली ये एनएसक्यूएफ की देन है, और ऑब्जेक्टिव तो हम जब से शुरू हुआ 1948 से आपका सीटीएस सीआईटीएस तब से चल रहा है। ऑब्जेक्टिव तो है, समय समय पर उसमें हुआ परिवर्तन, ठीक है, बट ये लर्निंग आउटकम स्पेसिफिक डोमेन का होता है। ऑब्जेक्टिव किसी तरह के होते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव यानी ज्ञान की दक्षता, अफेक्टिव यानी व्यवहार की दक्षता, साइकोमोटर यानी कार्य की दक्षता, जो आप करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव तीनों डोमेन का एक होगा। अब इन तीनों को अगर मिला देंगे किसी सिस्टम को, या किसी, जैसे वॉशिंग मशीन कहूं, या एक डीसी जनरेटर आप ले लें, या अपना मोबाइल फोन ही है, तो एक सिस्टम हो गया, एक तंत्र हो गया। अब इस तंत्र के लिए आपको तीनों की जरूरत है, अलग अलग नहीं आप कर सकते, आपको तीनों की जरूरत है। आपको ज्ञान भी चाहिए, समझ भी चाहिए, और आप कर भी सके। तो जब आप तीनों को मिला देते हैं, यानी जब किसी तंत्र से संबंधित होता है, तो फिर वो लर्निंग आउटकम हो जाता है। और जब किसी स्पेसिफिक डोमेन से संबंधित होता है, यानी किसी क्षेत्र से संबंधित होता है, ये कॉग्निटिव डोमेन है, या अफेक्टिव डोमेन है, या साइकोमोटर डोमेन, जब डोमेन से संबंधित होता है तो ऑब्जेक्टिव। ये बस दोनों में फर्क है, और कुछ नहीं। पूरे ऑब्जेक्टिव को आप मिला देंगे तो आपका लर्निंग बन जाएगा। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। रिप्रेजेंट या रिप्रेजेंट represent conceptual knowledge, adaptive vocational, motor skill।
केवल स्किल ही नहीं, स्किल के साथ साथ दक्षता भी चाहिए। इट रिप्रेजेंट्स कंसेप्चुअल, adaptive vocational as well as psychomotor skill, adaptive vocational as well as psychomotor skill। हिंदी में आप लिख ले यह, यानी लर्निंग आउटकम, या यह लिख ले यह अभिधारणा युक्त ज्ञान और निर्धारित व्यावसायिक तथा कार्य की दक्षता, निर्धारित व्यावसायिक तथा कार्य की दक्षता को दर्शाता है। निर्धारित व्यावसायिक तथा कार्य की दक्षता को दर्शाता है। दूसरा, इट रिफ्लेक्ट्स knowledge skill and understanding, it reflects knowledge skill, SK है वो, skill and understanding। यह ज्ञान दक्षता और समझ को दिखाता है। यह ज्ञान दक्षता और समय को यह ज्ञान दक्षता और समझ को दिखाता है। यह ज्ञान दक्षता और समझ को दिखाता है। अगला पॉइंट आप लिख लें, फोकस ऑन अचीविंग द गोल, achieving the goal, इसे हम कह सकते हैं कि आउटपुट ओरिएंटेड, नॉट द प्रोसेस ओरिएंटेड। इसमें आप कह सकते हैं आउटपुट ओरिएंटेड नॉट प्रोसेस ओरिएंटेड। ये आउटपुट ओरिएंटेड होता है, प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसीलिए फोकस ऑन अचीविंग द गोल, यानी लक्ष्य प्राप्ति पर केंद्रित करता है। लक्ष्य प्राप्ति पर केंद्रित करता है, ब्रैकेट में आप लिख लें कि प्रक्रिया नहीं, परिणाम आधारित होता है। परिणाम आधारित होता है, यानी लर्निंग आउटकम का मतलब आउटकम बेस्ड है, आउटकम बेस्ड लर्निंग। अगला पॉइंट आप लिख लें, reflect desire to learn experiences, reflect desire to learn from experiences, reflect desire टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, यानी अनुभव से सीखने की इच्छा को दर्शाता है। से सीखने की इच्छा को दर्शाता है, की इच्छा को दर्शाता है, यानी अनुभव करके आप सीखे, खुद करें और सीखें, यानी वो अनुभव होता है कि खुद करें और सीखें। तो अनुभव करके सीखने को ये दर्शाता है। The learning outcome represents the attainment of
लर्निंग आउटकम रिप्रेजेंट्स द अटेनमेंट ऑफ टर्मिनल बिहेवियर। टर्मिनल यानी परिणामी। आज पांचवा पॉइंट लर्निंग आउटकम रिप्रेजेंट द टर्मिनल बिहेवियर, यानी जब आप यहाँ ट्रेनिंग में आए होंगे तब आप इस ट्रेनिंग के बारे में क्या जानते होंगे। 6 महीना हो गया कुछ उससे और तब में, और आप में ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो कितना आप सीख लेंगे। और सीखना क्या होता है? लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर आइदर बाय एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग। तो या तो प्रशिक्षण या अपने अनुभव के आधार पर व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही सीखना कहते हैं। और जितना इस प्रशिक्षण में एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे कि आप 1 साल के बाद क्या क्या सीख लेंगे, सीख लिया तो हम कहेंगे यू हैव अटेन्ड द टर्मिनल बिहेवियर, यानी अंतिम व्यवहार। प्रशिक्षण के बाद जो आवश्यक आपके व्यवहार क्या वो हो गया, उसे हम कहते हैं टर्मिनल बिहेवियर, यानी परिणामी व्यवहार। इसमें आप कर ले कि सीखने का परिणाम, सीखने के परिणामी व्यवहार, सीखने का परिणाम सीखने के परिणामी व्यवहार को प्रदर्शित करता है। सीखने का परिणाम सीखने के परिणामी व्यवहार को प्रदर्शित करता है, यानी टर्मिनल लास्ट बिहेवियर। मैंने 4th यूनिट में भी आपको बताया था, अगर याद हो तो पहले एंट्री बिहेवियर, देन टेस्ट, हमने डायग्राम बना के बताया था। चलो आपको याद नहीं होगा कोई बात नहीं। तो लर्निंग आउटकम रिप्रेजेंट्स इन टर्मिनल बिहेवियर आपने। तो लर्निंग आउटकम इज ए आउटपुट बेस्ड। एलओ इज, जैसा मैंने पहले बताया, आउटपुट बेस्ड लर्निंग। ये 6वां पॉइंट, ये अगला पॉइंट लेंगे। लर्निंग आउटकम इज आउटपुट बेस्ड लर्निंग। अब लर्निंग आउटकम के आधार पर ही ये तो खत्म हो गया इसका। लर्निंग आउटकम को जो इंस्टीट्यूट है उनको भी हम कहते हैं आउटपुट बेस्ड इंस्टीट्यूट या आउटपुट बेस्ड एजुकेशन। तो आउटपुट बेस्ड एजुकेशन या आउटपुट बेस्ड एजुकेशन, जो आउटपुट बेस्ड यानी परिणाम आधारित शिक्षा है। जो शिक्षण संस्थाएं हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए? परिणाम आधारित जो इंस्टीट्यूट है उनकी भी कुछ विशेषता होनी चाहिए। तो इसकी 3 विशेषताएं होती हैं। कंसिस्टेंसी, जो कोर्स चला रहे हैं उसमें निरंतरता हो, कंसिस्टेंसी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी प्रशिक्षण संस्थान की विशेषताएं। जो आउटपुट बेस्ड एजुकेशन है, जो आउटपुट बेस्ड एजुकेशन है, ऐसे प्रशिक्षण संस्थान की 3 विशेषताएं होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी, अकाउंटेबिलिटी, और तीसरा है असेसिबिलिटी। जो भी प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान है उसमें ये 3 गुण तो जरूर होना चाहिए। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता, जो कोर्स आप चला वो आप निरंतर चलाएं, लगातार चलाएं, बीच में ब्रेक न करें उसको, तो वो निरंतर वो कोर्स चलता रहे। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही आपकी बनती है कि अगर वो कोर्स जो स्टैंडर्ड था, जो क्वालिटी क्यों नहीं मेंटेन हो रही है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या रिसोर्सेज संसाधन, वो सब उस संस्थान की जिम्मेदारी बनती है कि वो संस्थान उसको प्रोवाइड करे। और
असेसिबिलिटी यानी आप पहुंच, यानी आसानी से विद्यार्थी या जो भी है, जो भी आप एडमिनिस्ट्रेशन मिल सके। असेसिबिलिटी का नहीं पहुंच, पहुंचना, असेसिबिलिटी यानी जो भी कौन आउटपुट बेस्ड एजुकेशन है उसमें ये 3 गुण होना चाहिए। वो संस्थान जो आउटपुट बेस्ड एजुकेशन चला रहा हो, चलिए गाइडलाइन और अगला गाइडलाइन फॉर राइटिंग, या आपके में जो लर्निंग आउटकम लिखा जाता है तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस होती है। तो क्लियरली स्टेट द एक्सपेक्टेड आउटकम, क्लियरली स्टेट द एक्सपेक्टेड आउटकम, यानी अपेक्षित परिणाम को स्पष्ट रूप से बताना कि जो हम कोर्स चला रहे हैं या कोर्स कर रहे हैं, यानी अब आप लिख रहे हैं कोई कोर्स कंटेंट, तो अपेक्षित परिणाम स्पष्ट रूप से बताना, अपेक्षित परिणाम को स्पष्ट रूप से बताना। इसका अर्थ यह होता है कि विद्यार्थी को पता हो कि मुझे क्या करना है और या क्या, जिससे मैं एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस प्राप्त कर सकूं। व्हाट आई हैव टू डू और व्हाट आई हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट सो एज टू अचीव द एक्सपेक्टेड आउटकम, यानी एक्सपेक्टेड आउटकम को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, वो विद्यार्थी, वो जो इंस्टीट्यूट विद्यार्थी को अच्छी तरह बताए। दूसरा आता है क्लियरली स्टेट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, या आप चाहते हैं कि किस स्तर की कार्यकुशलता विद्यार्थी प्राप्त करे, तो इसके अंदर 3-4 स्तर होते हैं। पहला आप लिख लीजिए, आप कल हम इस पर डिस्कस करेंगे। इनेटिंग परफॉर्मेंस, दूसरा होता है इसेंशियल परफॉर्मेंस, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, चौथा होता है मिनिमम परफॉर्मेंस, और लास्ट है अंडर परफॉर्मेंस। ये 5 लेवल के परफॉर्मेंस कल डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम, कल्मिनेट का होता है मैक्सिमम, अधिक आवश्यक, वेरी गुड, हाँ, अति आवश्यक, एक्सपेक्टेड यानी इस ट्रेनिंग के बाद क्या अपेक्षित था वो प्राप्त हुआ कि नहीं। मिनिमम यानी कम से कम परफॉर्मेंस जो आप कोर्स को कहें पास करने के लिए या सक्सेसफुली पास करने के लिए जरूरी है। और अंडर पर एक निर्धारित स्तर से कम परफॉर्मेंस या लेवल से कम परफॉर्मेंस हो गया। लिखिए, चलिए बस 2 पॉइंट इसमें और है।
ये 1 2 था ना, 3 और 4 पॉइंट बस लिख ले। तीसरा पॉइंट है क्लियरली डिफाइंड, इसको पूरा कर ले बस। क्लियरली डिफाइंड ट्रांसफरेबल लर्निंग। और चौथा है क्लियरली स्टेट करिकुलम। क्लियरली स्टेट करिकुलम, या इसे आप कंटेंट भी कर सकते हैं, इसे वस्तु कर सकते हैं। और अकोमोडेट डाइवर्सिटी ऑफ लर्निंग। तो ये 5 कोई भी गाइडलाइन जहां हम लर्निंग आउटकम के लिए लिखते हैं किसी कोर्स के लिए, तो ये 5 चीजें जरूरी होती है। क्लियरली डिफाइंड ट्रांसफरेबल, स्थानांतरित होने वाले सीख को अच्छी तरह परिभाषित करना। स्थानांतरित होने वाली सीख को अच्छी तरह परिभाषित करना, यानी क्लासरूम से वर्क प्लेस, जो यहां सिखाया गया है, जब आप काम करने की इंडस्ट्री में जाओगे तो वहां करने में सक्षम होंगे कि नहीं, इसे कहते हैं ट्रांसफरेबल स्किल। यानी स्थानांतरित सीख को अच्छी तरह परिभाषित करना, स्थानांतरित सीख को अच्छी तरह परिभाषित। विषय वस्तु को, अगला पॉइंट, विषय वस्तु को अच्छी तरह बताना, विषय वस्तु को अच्छी तरह बताना, विषय वस्तु को अच्छी तरह बताना। और विद्यार्थियों की विभिन्नताओं को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमने डिस्कस किया था, तो विद्यार्थियों की विभिन्नताओं को समाहित करना, विद्यार्थियों की विभिन्नताओं को समाहित करना। ओके प्लीज, थैंक यू। कल थोड़ा सा रह गया, बस हो गया, इसको बंद कर दीजिए। हाँ, अच्छा वो